गुड मॉर्निंग एंड हेलो एवरीबॉडी। आज से हम लोग की पहली क्लास शुरू हो रही है। अभी तक के सारी क्लासेस को आपने देखा होगा। आज से लाइव क्लास शुरू हो रही है। हमारे कोर्स का नाम है करंट अफेयर्स, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं। तो कोर्स का नाम है करंट अफेयर्स और ये जीएस बेस्ड होगा। जीएस बेस्ड का मतलब करंट अफेयर्स, कोई भी घटना घटती है उसका जीएस के साथ क्या लिंक हो सकता है उसके ऊपर बेस्ड होगा। और ये एग्जाम को कवर करेगा पीटी का भी, मेन का भी, इंटरव्यू का भी। ये तीनों एग्जाम के तीनों स्टेप्स को कवर करेंगे। और ये एग्जाम जो कवर होगा वो आईएएस और जितने स्टेट लेवल के एग्जाम हैं उनके ऊपर। थोड़ा सा आईएएस का अप्रोच थोड़ा सा अलग है, बीपीएससी का अप्रोच भी अलग है, और यूपी पीएससी का भी अलग है, और जेपीएससी का भी अलग है। लेकिन फिर भी कोर्स को इस तरह बनाया गया है कि लगभग सारे एग्जाम इसमें कवर हो सके। ये एग्जाम तक चलता रहेगा, मतलब टिल एग्जाम, जो भी एग्जाम रहेंगे तब तक उसको चलते रहेंगे। इनका जो ड्यूरेशन होगा वो 1 आवर पर डे होगा। क्लास का टाइम यही है, 1 घंटा प्रतिदिन। और जो कोर्स का प्रोग्राम है वो 2 हिस्सों में डिवाइड है। एक का जो क्लास का है और दूसरा टेस्ट सीरीज है। मीडियम दोनों है, हिंदी और इंग्लिश। और जो हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे या जो चीज़ें हम यहाँ अभी लिख के आपको समझाएंगे वो न्यूज़पेपर के ऊपर डिपेंड होगा। मतलब किस दिन की कौन सी घटना किस न्यूज़पेपर से ली गई है वो भी मेंशन होगा। ये जितने भी मैगजीन्स आते हैं वहाँ से डिपेंड होगा, जो गवर्नमेंट के रिपोर्ट्स आते हैं और जो अन्य और इंटरनेट जैसे अन्य सोर्स हैं उनके ऊपर भी निर्भर होगा। जैसे अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज क्लास के अलावा टेस्ट सीरीज भी आप ले सकते हैं। इसमें पीटी मेंस भी कवर होगा। इंग्लिश और हिंदी मीडियम में अलग अलग हैं, उसके एक्सप्लेनेशन भी होंगे। मोर देन 150 क्वेश्चन को डिस्कशन करने का प्रोग्राम रखा गया है। और लगभग इन सारे के अलग से आंसर फॉर्मेट होंगे जो प्रीवियस ईयर के पेपर को कवर करेंगे। कहने का मतलब है कि एक एग्जामिनेशन में क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है उसके हर एस्पेक्ट्स को कवर करने की बात की गई है। तो जो लोग जीएस करंट अफेयर्स पढ़ना चाहें वो भी पढ़ सकते हैं, या वो जो लोग कहीं भी पढ़ रहे हैं तो अपने आप को जज करने का, अपने आप को एस्टिमेट करने का, अपने आप को एक तरह से कहिए तो जांचने का एक सबसे अच्छा पैटर्न है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज में जो भी घटनाएं घटती हैं उनका कवरेज होता है और उसी के बेस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं आजकल करंट बेस्ड आ रहे हैं। अगर पीटी को उठा करके देखें तो लगभग 40 क्वेश्चन बीपीएससी में कवर किए और आईएएस में भी लगभग इतना ही रहा। 100 में 40 क्वेश्चन आईएएस में रहे और बीपीएससी में 150 में लगभग 40 क्वेश्चन से 50 क्वेश्चन के लगभग कवर किए। मेंस का भी वही है। तो हमारे कोर्स जो आज से शुरू हो रहा है उसका ड्यूरेशन ही है। बाकी सारी बातें आपको इंक्वायरी के रूप में मिल जाएगी। तो अब हम लोग शुरू करते हैं पहली क्लास की। इस कोर्स में टॉपिक्स बेस्ड कैसे हम पढ़ेंगे, किस तरह चीज़ों को पढ़ेंगे, और कोई घटना घटती है तो उसका पीटी, मेंस और इंटरव्यू में क्या क्या सवाल आते हैं, अब उन्हीं की चीज़ें करते हैं। अभी जो हम चीज़ें पढ़ रहे हैं उसके पीछे सारी घटनाएं आपके सामने होंगी और दिसंबर 2020 तक की सारी घटनाएं एक साथ कवर करेंगे। और फिर उसके बाद दिसंबर 2020 के बाद से लेकर के टिल 1 मार्च तक दूसरे सेक्शन में करेंगे। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक टॉपिक को लेकर के। ध्यान से देखिए इस टॉपिक को। हमने इंग्लिश और हिंदी दोनों में इसको लिखा है। टॉपिक का नाम है पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी। मतलब संसद में स्क्रूटनी होती है, जो भी मंत्रालय सरकार के कामकाज है उनकी समीक्षा होती है और उनकी रिपोर्ट आती है। कोई भी कामकाज हुआ, जैसे मान लीजिए जनगणना हुआ, जैसे मान लीजिए कोई मनरेगा का एस्टीमेट प्लान आया, या फिर वन नेशन वन कार्ड का आया, या इन्वायरमेंट को लेके सरकार क्या कर रही है। कहने का मतलब है कि सरकार के कामकाज की जांच होती है। तो ये न्यूज़ में क्यों है? तो जो भी एग्रीकल्चर एक्ट बने हैं उसके ऊपर विचार करने के लिए जो पार्लियामेंट में एक्टिविटी उठी उसके ऊपर डिबेट हुआ। ठीक है, कहा कि इसको जांच करिए। मतलब जो भी पार्लियामेंट में एक्टिविटी हुई है उसके ऊपर से उठा, ये एक प्रोसेस रहा। अब क्या रहा तो उसकी पूरी घटना का कवरेज बता रहा हूं। इस लोकसभा पीरियड में 16 लोकसभा पीरियड में जो प्रश्नकाल है, क्वेश्चन आवर है, उसी पीरियड में कहा गया कि
जो भी पार्लियामेंट के मेंबर हैं वो मोर देन 77% पार्टनर मेंबर ऐसे हैं जो कि डिबेट में भाग नहीं लेते हैं या फिर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कहा गया कि राज्यसभा के भी कुछ इतने मोर देन 47% जो मेंबर हैं वो भी बेबुनियाद के सवालों को पूछते हैं। इट मींस 16 लोकसभा के क्वेश्चन आवर में जो भी डिस्टर्ब हो रहा है उसके बारे में रिपोर्ट आई, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स जो हो हल्ला करते हैं उनके बारे में कहा गया। अब ये तो एक छोटी सी रिपोर्ट आ गई, लेकिन प्रश्न उठता है कि इसका आपके एग्जामिनेशन से क्या ताल्लुकात है या क्या प्रश्न है। घटना का मतलब है कि जो किसान आंदोलन चल रहे हैं उसी को लेकर के सरकार से संसद के सदस्यों ने, विपक्ष ने सवाल पूछा, मोदी सरकार जवाब दो जवाब दो जवाब दो, और इसी में समय की बर्बादी हुई। यही रिपोर्ट उभर करके सामने आया है। अब बात करते हैं वही कवरेज, दोनों मैंने हिंदी और इंग्लिश में दोनों में लिख दिया आपके सामने। अब बात करते हैं कि पीटी में कैसे क्वेश्चन बनेंगे। तो अब यहां पर देखिए जो रिपोर्ट आई, न्यूज़पेपर में जो रिपोर्ट आया उसमें बातचीत हुई क्वेश्चन आवर की। कहा गया कि लोकसभा में, राज्यसभा में जो प्रश्नकाल होता है उसमें ये टाइम का मिसयूज हुआ। उसमें एक टॉपिक आया स्टार्ड क्वेश्चन, तारांकित प्रश्न, दूसरा था अनस्टार्ड क्वेश्चन और तीसरा था पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी। अब इस न्यूज से पीटी लेवल पर ये 4 सवाल बन सकते हैं कि प्रश्नकाल क्या है, तारांकित प्रश्न क्या है, स्टार्ट क्वेश्चन क्या है और तारांकित प्रश्न क्या है, या पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी क्या है। मतलब कहने का मतलब है कि ये पीटी का ये सवाल है। ध्यान से देखिएगा तो ये सेक्शन है पॉलिटी का या फिर राज व्यवस्था का। अब आते हैं मेंस एग्जाम पर। मेंस एग्जामिनेशन की बात करें तो इस टॉपिक से मेंस में क्या सवाल पड़ेंगे अब उनके ऊपर है। तो मेंस में आईएएस लेवल के क्वेश्चन बनेंगे। व्हाट इज क्वेश्चन आवर, प्रश्न काल क्या है, ये कितने में बनेगा, 20 वर्ड्स में। बीपीएससी में स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन में यहां पर वो प्रश्न बनने की संभावना नहीं है, लेकिन अब ये क्वेश्चन बन सकता है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रश्न काल या व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर का महत्ता क्या है, या फिर पार्लियामेंट्री एक्टिविटीज में क्वेश्चन आवर अपना इंपॉर्टेंस लॉस करते जा रहा है। अब ये दोनों प्रश्न हैं, ये आईएएस लेवल के हैं, बट स्टेट लेवल में नहीं आएंगे, लेकिन आईएएस लेवल में ये 2 प्रश्न आ सकते हैं। अब ये देखिए, हो सकता है जेपीएससी में पूछ दे, ठीक, हो सकता है बीपीएससी में भी पूछ दे। क्या, कमेंट करिए 200 वर्ड्स में या 250 वर्ड्स में। तो आने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अब थोड़ा सा और देखिए, इसके बाद जो मेंस एग्जामिनेशन का होगा, क्या वो थोड़ा सा जो कंसेप्चुअल आता है कि पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी में जो भी कमियां आ रही हैं उसमें रिफॉर्म के लिए सजेशंस दें। अब ये होगा 250 वर्ड्स में। ये है आईएएस लेवल का क्वेश्चन। थोड़ा सा और इसको और एक्सटेंड कर दे, अबव 350 वर्ड्स कर दें, तो ये हो जाएगा बीपीएससी का या स्टेट लेवल का सवाल। यूपी में भी ऐसे। कहने का मतलब है कि जब भी कोई घटना घटती है तो उसके बारे में ये चीजें पूछी जाती है। अब मैंने आपको बता दूं, इंडियन एक्सप्रेस में ये 2 दिन लगातार खबर छाया रहा और हिंदू अखबार में लगातार 2 दिन ये भी आया। मैंने डेट भी डाल दिया है कि ये मैंने रिसोर्स कहां से निकाला है। तो अब बात करते हैं क्या इन्हीं सब चीजों के बारे में। अब आगे और देखिए, ये दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा टॉपिक है। क्या टॉपिक है कि पार्लियामेंट में 15 साल हो गए थे आरटीआई के। आरटीआई का मतलब सूचना का अधिकार। उसकी पूरी रिपोर्ट आई, नॉट वीडियो, नॉट डिलीवरी वीडियो। ये यूट्यूब पर अपलोड होगा, यूट्यूब पर भी जाएगा, डोंट वेरी, और पीडीएफ भी आपको सेंड किया जाएगा। ठीक है, आरटीआई के बारे में बातचीत करते हैं। ये खबर छपी है 7 नवंबर को और 29 जनवरी को, 11 अक्टूबर को और 20 अक्टूबर को, दोनों अखबारों का नाम दिया। 15 साल हो गए हैं सूचना आयोग के, सूचना के अधिकार के। उसकी पूरी रिपोर्ट आई है। अब पहले इस रिपोर्ट को पढ़ते हैं और फिर एनालिसिस करते हैं। न्यूज में क्यों है भाई, तो न्यूज में यह है कि इसका रिव्यू हुआ है। रिव्यू द वर्किंग नेचर ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन
कमीशन बाय पार्लियामेंट्री कमिटी, कहने का मतलब है संसद की अस्थाई समिति और कार्मिक मंत्रालय द्वारा समीक्षा किया गया। अब इस चीजों को ध्यान से देखिए। अब जो आपको यहां देखना है सबसे पहले कि एक तो ये पार्लियामेंट्री कमेटी क्या है, जो लोग पॉलिटी पढ़े हैं वो जानते हैं, और दूसरा है कि आरटीआई का रिव्यू हुआ है। रिव्यू का मतलब समीक्षा हुआ है, ठीक है। तो एक तो ये पीटी का क्वेश्चन यहीं से बनेगा कि पार्लियामेंट्री कमेटी क्या है, और मेंस का क्वेश्चन यहां बना है कि रिव्यू में क्या कहा गया है। देखिए इंसिडेंट को, यहीं से क्वेश्चन को पकड़ने की आदत डालिए या सीख लीजिए। अब आगे आते हैं कि इनका इंपॉर्टेंस क्या है। अब ध्यान से देखिए क्या है इंपॉर्टेंस। तो उसमें कहा गया है कि फर्स्ट टाइम इंफॉर्मेशन कमीशन सेंट्रल और स्टेट के वर्किंग एक्टिविटी को रिव्यू किया गया है। ठीक, बात समझ में आई। इनका इंपॉर्टेंस ये है कि 2005 में जो सूचना का अधिकार कानून बना, उनका पूरे रिपोर्ट के बारे में बैठक हुई है, बातचीत हुई है, और उसके ऊपर एक रिव्यू कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है। सेकंड पॉइंट, इसके नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अब बात की जाती है क्या कि भाई पार्लियामेंट्री कमेटी ने आरटीआई के बारे में रिपोर्ट दे दी। अब रिपोर्ट दे दी, देन सरकार ने अब देखेगी क्या करना है, कैसे करना है, कुछ नई गाइडलाइन इशू करेगी। अब इस छोटे से घटना से हमें क्या पढ़ना है पीटी में, तो भाई सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन क्या है या आरटीआई के बारे में। अब ये दोनों टॉपिक जो हैं ये पॉलिटी से हैं, ठीक है। मेंस की बात करें तो फिर मेंस में आएगा राइट टू इंफॉर्मेशन पूछ देगा, यूपी में, बिहार में, कहीं भी। फिर पूछेगा इंपॉर्टेंस, मतलब महत्व क्या है, या फिर यह पूछेगा कि गुड गवर्नेंस में इसका क्या रोल है, मतलब सूचने के अधिकार का, या फिर आरटीआई किस प्रकार पब्लिक पार्टिसिपेशन कर रहा है। ध्यान रखिएगा, वर्ड लिमिट भी मैं आपको बता रहा हूं। जब स्टेट में आते हैं, जैसे बिहार में आएंगे, तो ये 250 भी हो सकता है और 350 भी हो सकता है, ठीक है। मैंने सिर्फ आईएएस के हिसाब से इन चीजों को कवर किया है, बाकी स्टेट इसी में कवर हो जाते हैं। या फिर आरटीआई का रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के एस्टैब्लिशमेंट में क्या रोल हो सकता है, ये मेंस का एक टॉपिक है जो आपको जानना है। या फिर आरटीआई फंडामेंटल राइट को किस प्रकार इफेक्टेड कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे कुछ भी प्रश्न बन सकते हैं। अब इन्हीं को पढ़ते हैं हम, जो हमने बातचीत की। अब हम एंट्री मारते हैं पॉलिटी में। मैंने क्या कहा, करंट बेस्ड, सॉरी जीएस बेस्ड करंट अफेयर्स। तो अब हम एंट्री कर रहे हैं पॉलिटी में। पॉलिटी में देखिए तो भाई आरटीआई क्या है, तो आरटीआई एक फंडामेंटल राइट का भाग है। भैया ये कहां पे है, तो ये आर्टिकल 19 में मेंशन है। क्या मेंशन है, यह क्या करता है, तो यह एक्ट प्रोविजन या एक प्रोविजन देता है इस देश के सिटीजन्स को कि कोई भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर आप इस देश के नागरिक हैं और आपको कोई भी सूचना चाहिए, किसी भी विभाग से चाहिए, और किसी भी विभाग के बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं, एक सिंपल एप्लीकेशन में अपना नाम लिखिए कि नाम ये है और मैं इसके बारे में जानना चाहता हूं, या आज का 3:10 पर इस चौराहे पर किस पुलिस वाले की ड्यूटी थी, एप्लीकेशन डाल दीजिए। 3-4 दिन में एप्लीकेशन में आ जाएगा कि 3:30 बजे इस चौराहे पर इस पुलिस वाले की ड्यूटी थी, या ये सड़क बनी है, इस सड़क को बनने में कितना खर्चा लगा है। तो फिर वो संबंधित डिपार्टमेंट आपको रिटर्न में देगा कि इस सड़क को बनने में इतना एक्सपेंस हुआ है। इस तरह की जो कोई भी इंफॉर्मेशन है वो आप ले सकते हैं। मतलब पहला सवाल पॉलिटी का यहां से बना कि ये किस आर्टिकल में है, दूसरा इसका क्या इंपॉर्टेंस है या क्या सिग्निफिकेंस है। तीसरे पैरा में आइए, फिर इसके इंपॉर्टेंस की बात की जा रही है। क्या ये एक सिस्टम को क्रिएट करता है जहां पर सिटीजन्स अपनी कंप्लेन को लिखित दे सकते हैं, और फिर क्यों कंप्लेन कर रहे हैं या आपको क्या इंफॉर्मेशन चाहिए उस कंप्लेन को मेंशन करने के लिए, उसके लिए कोई आपको कॉज नहीं बताना पड़ेगा। अर्थात जो भी आप सूचना ले रहे हैं उस सूचना का प्रयोग आप कहां भी करें, कैसे भी करें, किसी भी तरह करें, ये आपके ऊपर निर्भर है। उसके लिए कोई आपको कारण नहीं बताना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा है कि जो भी आप इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं
वो विद इन 30 डेज के अंदर में उनको देना ही देना होगा। अब देखिए, तीसरा फैक्ट जो आपको जानना है कि ये फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। दूसरा, किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं। तीसरा, कितने दिन के अंदर में ले सकते हैं, तो 30 डेज के अंदर में। फिर नेक्स्ट पैरा को देखिए कि इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कोई भी जो सिग्निफिकेंस है उसके लिए तो 30 डेज रखा गया है, लेकिन कोई ऐसा भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो उस स्थिति में आप कुछ बता सकते हैं कि यह एक लाइफ से जुड़ा हुआ प्रश्न है या लाइफ से जुड़ा हुआ है, तो विद इन 48 आवर्स में उनको यह इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराना होगा। ठीक है, तो ये प्रोविजन है जो जानना होगा। अगर वो इंफॉर्मेशन मांगते हैं, अगर वो इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती तो उनके विरुद्ध कंप्लेन की जा सकती है। तो ये नेक्स्ट प्रोविजन है जो आपको जानना है, अर्थात सूचना का अधिकार एक ऐसा अधिकार जो मूल अधिकारों से जुड़ा है। यह इस आर्टिकल से रिलेटेड है। इसमें इंडियन सिटीजन्स कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, उसके लिए कोई कारण या केस नहीं बताना पड़ेगा कि हम क्यों इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, और विद इन 30 डेज में उस इंफॉर्मेशन को उनको देना होगा। अगर कोई इंफॉर्मेशन लाइफ से रिलेटेड है तो विद इन 48 आवर्स में उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना होगा। अगर वो इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं तो आप उनके विरुद्ध कंप्लेन कर सकते हैं। तो ये मेजर पॉइंट्स हैं जो आपको जानने हैं। ठीक है, अब इस चीज को इंडिया में एक्टिव करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया और उसका नाम था चीफ, यहां थोड़ा सा गलत हो गया है, यहां पे इलेक्शन मैंने लिख दिया, इंफॉर्मेशन कमिश्नर, मतलब मुख्य सूचना आयुक्त। ये 2005 में ही बना। अब इनके बारे में जानना है कि सूचना के अधिकार को प्रोवाइड कराने के लिए जो एक स्ट्रक्चर बना, जो एक बॉडी बना, एक ढांचा बना, वो कौन काम करता है। तो उसके सबसे हेड पर रहते हैं क्या, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। अब इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इसमें एक हेड होते हैं और इसमें एक मेंबर होते हैं। तो एक हेड होते हैं और 10 मेंबर। ध्यान रखिएगा, देखिए पीटी के सवाल यहीं से निकल रहे हैं क्या, कि सूचना आयुक्त में कितने सदस्य होते हैं। ठीक है, तो 11 सदस्य होते हैं। इसको हेड को क्या बोलते हैं, CIC। इनको क्या बोलते हैं, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। क्या होता है ये, मुख्य सूचना आयुक्त। अब मेंबर को क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन कमिश्नर, मतलब सूचना आयुक्त। इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट कैसे करता है, तो प्रेसिडेंट करता है एक ग्रुप ऑफ 3 पर्सन, मतलब एक 3 सदस्यों के वाली समिति एक लिफाफे पे लोगों का नाम लिख करके देती है और राष्ट्रपति उसके ऊपर टिक लगाते हैं। अब ये 3 सदस्य कौन होते हैं, तो इसमें प्रधानमंत्री होते हैं, ये विपक्ष के एक नेता भी होते हैं और कोई एक कैबिनेट मंत्री होता है। देखिए ये फैक्ट है जो आपको पीटी के लिए भी पढ़ना है। यहां से ध्यान से इन चीजों को देखिए, एक कितने मेंबर होते हैं, दूसरा नियुक्ति कौन करता है, अपॉइंटमेंट कौन करता है, तीसरा 3 आदमी जो अपॉइंटमेंट करते हैं, माफ करें 3 आदमी जो अपॉइंटमेंट की लिस्ट देते हैं उसमें कौन होता है, और ये तीनों की सहमति होनी चाहिए। अब जिनको अपॉइंट करना है उनकी क्या एलिजिबिलिटी है, क्या योग्यता है, उनके बारे में कहते हैं। तो जो कहा गया है कि कोई भी पर्सन ऐसा जिसको पब्लिक लाइफ का नॉलेज हो, अर्थात कोई भी ऐसा पर्सन जिसको पब्लिक लाइफ का पूरा एक्सपीरियंस हो। अब पब्लिक लाइफ का मतलब हम और आप नहीं, पब्लिक लाइफ का मतलब जो भी सरकारी कामकाज करते हैं उनसे जुड़े हुए अधिकारी हो गए, कोई जजेज हो गए, कोई समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति हो गया, कोई सोशल सेक्टर का फेमस पर्सनालिटी हो गया। कहने का मतलब है जो भी फेमस पर्सनालिटी है वो इनसे जुड़ सकते हैं और इनका नाम यहां पर फॉरवर्ड किया जा सकता है। दूसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जानना है वो है ये बात कि ऐसा कोई भी पर्सन जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से हो, पार्लियामेंट का मेंबर हो, MLA हो, या ट्रेड एक्टिविटी से जुड़ा हो, या कोई कमर्शियल एक्टिविटी से जुड़ा हो, वो मेंबर नहीं बन सकता। ध्यान दीजिएगा, जो दूसरा नॉर्म्स है वो जानना है कि एक व्यक्ति जो नॉर्मल पब्लिक लाइफ से जुड़ा है वो बन सकता है, और एक व्यक्ति जो कोई स्पेशल पॉलिटिकल पार्टी,
पार्लियामेंट का मेंबर, एमएलए या ट्रेड और या फिर कमर्शियल एक्टिविटी से जुड़ा है वो मेंबर नहीं बन सकता। ये दूसरा नॉर्म्स है जो आपको जानना होगा। अब एलिजिबिलिटी के तीसरे नॉर्म्स को जाने या देखें। इनका जो वर्किंग ड्यूरेशन है ना वो संविधान में डिफाइन नहीं है। मतलब यह इच्छा के ऊपर है कि कल से राष्ट्रपति या राज्यपाल कह दे कि देखो भाई कल से मत आना, तो उसी दिन से उनकी छुट्टी हो जाएगी। क्योंकि यह कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट का मतलब आपके देश में एक पोस्ट है इलेक्शन कमिश्नर, आपके देश में एक पोस्ट है फाइनेंस कमीशन। इनका एक्टिविटी क्या होगा ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। ये एक बार इस पद पर आ गए तो जब तक इनका टाइम ड्यूरेशन पूरा नहीं होगा तब तक ये काम करते रहेंगे। बट यहां ऐसा नहीं है। ये आज अपॉइंट हो सकते हैं और कल इनको इनके पोस्ट से हटाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये ऐसे पद हैं जो संविधान में डिफाइन है और ये कुछ ऐसे पोस्ट हैं जो बाद में जोड़े गए। मतलब ये दिस आर नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। दोनों में डिफरेंस यही है। तो इनका वर्किंग ड्यूरेशन डिफाइन नहीं है। अब इनकी सैलरी टीए डीए कितना होगा, कैसे होगा, ये सब कुछ संविधान में लिखा है, लेकिन इनको सैलरी डिफाइन नहीं है और यह देश के सरकारी खजाने से भी नहीं दिया जाएगा। कंसोलिडेशन फंड को बोलते हैं संचित निधि। एक तरह से आप इनको सरकारी खजाना भी कह सकते हैं। और जो स्टेट लेवल की जो बॉडीज होती है उनको गवर्नर एक तरह से कहें वो अपॉइंट करते हैं। अब जिस तरह सेंट्रल लेवल के एक तरह से कहिए कि बॉडीज को वर्किंग ड्यूरेशन डिफाइन नहीं है, होल्ड प्लीजर ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट के इच्छा के ऊपर, ठीक उसी तरह गवर्नर की इच्छा के ऊपर। तो 3-4 चीजें हमने जानी। एक तो इनका वर्किंग ड्यूरेशन डिफाइन नहीं है, दूसरा अपॉइंट कौन करता है, तो एक में पीएम होते हैं सेंट्रल लेवल पर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हैं और कोई एक कैबिनेट मिनिस्टर होता है। ठीक उसी तरह स्टेट की बात करें तो गवर्नर उनको अपॉइंट करते हैं, उसमें एक सीएम होंगे, एक विपक्ष का नेता होगा या कोई और होगा। स्टेट लेवल में आपको सिर्फ इतना जानना है कि आप जिस राज्य के हैं उस राज्य में CIC कौन है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन है, बस आपको उसका नाम जानना है। लेकिन अगर आप IAS का एग्जाम दे रहे हैं तो पूरा ऑन द होल बॉडी, उसका स्ट्रक्चर, उसका अपॉइंटमेंट, उसके ड्यूरेशंस, उनकी सैलरीज, सब के बारे में इंफॉर्मेशन आपको रखना होगा। तो अब इसी से जुड़ा हुआ नेक्स्ट पॉइंट है वो आपको जानना है क्या है। तो सवाल कैसे बनेंगे वो मैं आपको बता चुका हूं कि सूचना का अधिकार क्या है। एक बार फिर से आप देख लीजिए कि मैं आपको बता रहा हूं कि सवाल क्या हो सकता है। तो सवाल यहां पर पीटी मैंने बताया, पीटी में जो सवाल बनेंगे एक तो आरटीआई के बारे में बने कि ये क्या है कैसे है, दूसरा इनकी संरचना के बारे में बनेंगे और तीसरा अभी वर्तमान में क्या प्रावधान चल रहा है उनके बारे में बनेंगे। फिर बात करते हैं मेंस के बारे में। तो मेंस में हमेशा बनेगा महत्व से, इंपॉर्टेंस से, और पीटी में फिर आपके स्टेट में पर्टिकुलरली उस व्यक्ति का नाम या फिर कोई नई नियुक्ति हुई है उनके बारे में। फिर मेंस में आपको इन्होंने क्या किया है, जैसे आप जिस स्टेट से हैं उन्होंने क्या किया है, कुछ अगर उनका एक्टिविटीज है और कुछ उनका एक तरह से कहें अचीवमेंट है, वहां से सवाल बनेंगे। तो ध्यान रखिएगा अभी हमने जो टॉपिक पढ़ा उसमें ये है। अब यहीं पर आपका अगर पॉलिटिकल साइंस है या कुछ भी है या जिस दिन आपका इंटरव्यू हुआ और ये घटना न्यूज़पेपर में आई तो आपसे उसी दिन इंटरव्यू में पूछेंगे भाई इसका महत्व बताओ या इसका इंपॉर्टेंस बताओ। तब आपको 2 लाइन में बताना होगा कि सर आरटीआई से ये चेंज आया है और मेरे स्टेट में ऐसे ऐसे हो रहा है और ये प्रॉब्लम है और इसको ऐसे सॉर्ट आउट करना है। तो यही होता है किसी भी चीज को पीटी मेन और इंटरव्यू में पढ़ने का। अब आपकी बात करने हैं तो आईएएस में जो मैक्सिमम वर्ड लिमिट होती है वो 250 वर्ड्स होती है। तो ये आईएएस को अगर एक बार फोकस कर लेंगे, पॉइंट्स आपके तैयार रहेंगे, डाटा तैयार रहेगा, कंटेंट तैयार रहेगा, तो ऑटोमेटिकली आपको स्टेट लेवल सिविल सर्विसेज में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये था एक छोटे से टॉपिक्स का पीटी मेंस और इंटरव्यू के लेवल पर बात, जो भी कोर्स हो सकते हैं वो हमने इस बात की चर्चा की। अब यहीं पर दूसरा टॉपिक है, क्या टॉपिक है
कि भारत के बाहर रहने वाले लोगों को, जो भी भारतीय मूल के हैं, उनको भी वोटिंग राइट देने की ऊपर बातचीत हुई। दिसंबर में और जनवरी में लगातार इसके बारे में चर्चा हुई। देखिए, मैं आपसे पहले भी कह रहा हूं कि हर छोटी बड़ी घटना करंट अफेयर्स नहीं होती है, बट कोई भी ऐसी घटना जिससे आपका देश प्रभावित हो रहा है, नेशनल पॉलिसी प्रभावित हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी प्रभावित हो रही है, वो आपके करंट अफेयर्स का पार्ट है। क्या पार्ट है? तो जो भारत के रहने वाले लोग हैं, भारत के बाहर जो भी रह रहे हैं, जिनको एनआरआई वगैरह बोला जाता है, उनको भी वोट देने का अधिकार देने की बात कही गई है कि जो लोग भारत के बाहर रह रहे हैं, भारत में वोट नहीं डाल पा रहे हैं, उनको भी वोटिंग दिया जाए। अब मैं आपको बता दूं कि ये घटना कहां से मैंने उठाया है। तो ये घटना पूरा 4 दिसंबर, 15 दिसंबर और 16 दिसंबर, फिर 2 जनवरी और 20 दिसंबर को ये दो बड़े अखबार, जो देश के जाने माने अखबार हैं, इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू, वहां से उठाया। अब न्यूज में क्या है? तो न्यूज में क्या है, तो इस देश के इलेक्शन कमीशन ने जो फॉरेन में एनआरआईज हैं, उनको भी वोटिंग देने की बात कही है। किसके द्वारा? पोस्ट सिस्टम से वोटिंग दिया जाए। ये एक ड्राफ्ट बना करके उन्होंने लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री को दिया है। मतलब कहने का मतलब है, इस मिनिस्ट्री ने परमिट मांगी है कि एनआरआई को उनको वोटिंग का राइट दिया जाए पोस्टल बैलेट के द्वारा। अब भाई, ये पोस्टल बैलेट क्या होता है? तो हमारे देश में जो भी सेना के जवान हैं, सीआरपीएफ वगैरह, अर्धसैनिक, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स हैं, वो लोग भी वोट करते हैं। तो वो लोग पोस्ट बैलेट का प्रयोग करते हैं, उसके ऊपर मुहर लगाते हैं या सिग्नेचर करते हैं और वो फिर पोस्ट कर देते हैं। तो पर्टिकुलरली उस पर्सन का वोट ये है, ये माना जाता है। तो यही सिस्टम इनके लिए है। तो पहली बात, ये किसके लिए है? पहला सवाल यहीं से बनेगा। क्या? तो एनआरआईज के लिए है। किसने भेजा? इलेक्शन कमीशन ने। किस डिपार्टमेंट को भेजा? तो लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री को। किसके द्वारा वोटिंग डालना है? तो पोस्ट बैलेट के द्वारा, पोस्टल बैलेट्स के द्वारा। अब सेकंड पॉइंट्स को देखिए, क्या कहा इलेक्शन कमिश्नर ने? इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि आप नेक्स्ट स्टेट असेंबली के इलेक्शन में हमें इजाजत दीजिए कि हम पोस्टल बैलेट का यूटिलाइजेशन एनआरआईज के लिए कर सके। ये एक तरह से एप्लीकेशन इलेक्शन कमीशन ने सेंट्रल गवर्नमेंट के इस मिनिस्ट्री से मांगा है या उनके सामने रखा है। थर्ड पॉइंट्स को देखिए, जो आपको जानना है। क्या जानना है भाई? कि इस प्रोसेस के तहत जो एक पर्टिकुलरी नियम है वोटिंग का, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं कंडक्ट टू इलेक्शन रूल। इसमें अमेंडमेंट करना होगा, ठीक है। और इसमें अमेंडमेंट करने के बाद एक नाम जोड़ना होगा कि दिस फैसिलिटी विल आल्सो प्रोवाइड फॉर एनआरआईज, या इसको एनआरआईज भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन इलेक्शन कमीशन ने सरकार को दे दी और इलेक्शन कमीशन के इस एप्लीकेशन के बाद गवर्नमेंट को इस रूल में अमेंडमेंट या सुधार करना होगा और इस सुधार करने के बाद उन्हें एक वोटिंग राइट मिलेगी। क्या मिलेगी? तो जो भी एनआरआईज हैं उनको इलेक्शन में वोट डाल सकते हैं और एक लिमिटेड लेवल पर कुछ उनको राइट्स भी मिलेगा। अब मान लीजिए नागरिक तो वो भी हैं, नागरिक तो हम भी हैं, लेकिन एनआरआई को सिर्फ वोट डालने का अधिकार दिया गया। वो जमीन नहीं खरीद सकते हैं और वो तमाम तरह की फैसिलिटी का यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं जो कि हम एक सामान्य नागरिक कर सकते हैं। तो अब ये इस तरह की चीजें हैं जो आपको जाननी है। नेक्स्ट पैरा पर आइए, अब इससे रिलेटेड कि अब इससे क्या सवाल बनेंगे। पहला सवाल कि भैया ये पोस्टल बैलेट क्या होता है, पीटी पे जो सवाल बनेगा। और दूसरा कि इंडियन इलेक्शन सिस्टम में ये पोस्टल बैलेट किस तरह यूटिलाइज होता है या किसके लिए होता है, ये कॉन्सेप्चुअल होगा। मेंस के लेवल पर बात करें तो आखिर सरकार एनआरआईज के ऊपर इतनी मेहरबान या इनके बारे में सॉफ्ट कॉर्नर क्यों रख रही है, अर्थात एनआरआईज के बारे में लिखना होगा तो यहां पर आपको मैक्सिमम 50 वर्ड्स में आएगा, ये आईएएस में आएगा।
फिर उसके बाद थोड़ा सा और आइए, इंपॉर्टेंस या रोल ऑफ एनआरआईज, यहां पर ये 120 होगा। थोड़ा सा और आइए कि व्हाट इज द रोल ऑफ एनआरआईज इन डेवलपमेंट इन इंडिया। अब ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। हो सकता है क्या बिहार के विकास में बिहारियों की भूमिका का क्लासिफिकेशन करे, या भारत के विकास में अप्रवासी भारतीयों की भूमिका को एक्सप्लेन करें, या इसी में आप झारखंड जोड़ लीजिए, उत्तर प्रदेश जोड़ लीजिए। कहने का मतलब है कि यहां पर हम भारत की बात कर रहे हैं। अगर आप स्टेट लेवल के एग्जाम देने की बात सोच रहे हैं तो उसमें स्टेट लेवल के 4-5 आंकड़े, रूल तो वही है भाई, यहां भी डेवलपमेंट होगा, वहां भी डेवलपमेंट होगा, सेंट्रल में भी ये पैसा लेके आएंगे, स्टेट लेवल पर भी आएंगे। कुल मिलाकर के देखिए तो डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है। अब देखिए यहीं पर एक और मुद्दा उभर के आया, क्या कि यूएस के प्रेसिडेंट इलेक्शन में इंडियंस एनआरआई का भी एक खूब कमेंट आया। तो हो सकता है आपको यहां भी पूछ दें कि भाई क्या है कैसे, क्योंकि इस टाइम पीरियड में जहां भी इंटरव्यू चल रहा था, खासकर बिहार में, लगभग हर दूसरे पर्सनैलिटी से यह सवाल पूछा गया, क्या कि भाई अमेरिका के इलेक्शन में इंडियंस का क्या रोल है, या ट्रंप का या जो बाइडन इंडियंस के बारे में क्या सोच रहे हैं या किस तरह की बातें कर रहे हैं। या फिर एक और भी है, जो हिंदी भाषी राज्यों के जितने लोग अरब देशों में काम करते हैं, मतलब मिडिल ईस्ट में जो भी रहने वाले इंडियंस एनआरआईज हैं, उनके बारे में कुछ आप कमेंट करिए। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अभी तक नहीं आया है एग्जाम में मेंस के लेवल पर। जैसे एक बात किया जाए तो बिहार के 30% प्रवासी कामगार अरब के देशों में रहते हैं। बहुत बड़ा आंकड़ा है अपने आप में। ठीक उसी तरह उत्तर प्रदेश के 40% कामगार अन्य राज्यों में जाके काम करते हैं। तो ये आंकड़े अलग अलग हैं। तो जब स्टेट लेवल पर कोई सवाल आता है तो स्टेट के आंकड़े दे देंगे, और स्टेट लेवल के अलावा आईएएस लेवल का जब आप एग्जाम देते हैं तो आप बताएंगे, क्या बताएंगे कि इतने अप्रवासी हैं, पहली बात। दूसरा, इतने अप्रवासी इन देशों में हैं और ये लोग ये काम कर रहे हैं, इतना पैसा वहां से आता है और इतना पैसा आया वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट के अनुसार। जैसे बिहार की पूरी इकोनॉमी मनी ऑर्डर पर है, उत्तर प्रदेश में मोर देन 50% इकोनॉमी मनी ऑर्डर पे चल रही है। मतलब दोनों राज्यों के अर्थव्यवस्था का, इकोनॉमी के बूम करने का सबसे बड़ा प्रोसेस होता है बाहर से आने वाला पैसा। तो ये आपका मेंस का एक क्वेश्चन होगा। मेंस में जो सवाल बनेंगे वो इसी के ऊपर है, ठीक है। तो अब इसके बाद से तीसरे टॉपिक पर आते हैं, लेकिन उसके पहले जैसे हमने बातचीत की पीटी लेवल की, मेंस लेवल की, इंटरव्यू लेवल की, तो जितने भी सवाल बनते हैं वो आपके राज्यों से बनेंगे। कहीं भी आप देने जाएं, इंटरव्यू में जो सवाल बनेंगे वो राज्य से बनेंगे। हो सकता है पर्टिकुलरली किसी जिले से बन जाए, जो आपका जिला है, तो ये आपके डिस्ट्रिक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। मेंस में जो सवाल बनेंगे वो 120 से 250 वर्ड्स में बनेंगे, आईएएस में ज्यादातर, और पीटी में बनेंगे कि एनआरआई कहां है, कैसे है, कौन सा रूल्स है, किस तरह का रेगुलेशंस है, ठीक है। तो अब बिहार के विकास में बिहारी प्रवासियों की भूमिका, उत्तर प्रदेश के विकास में उत्तर प्रदेश के प्रवासियों की भूमिका, या फिर भारत के विकास में भारतीय प्रवासियों की भूमिका, जो भी सवाल होगा वो सिर्फ बनेगा किससे, एक तो रोल से, और दूसरा इनका क्या महत्व है, और तीसरा इनका क्या योगदान है, क्या कंट्रीब्यूशन है, इनसे सवाल बनेंगे। और ध्यान रखिए कि एक बार 250 वर्ड्स में आपने 10 से 12 पॉइंट्स को लिख लिया, फिर आपको आज के बाद से इस टॉपिक पढ़ने की आवश्यकता फिर दोबारा कभी नहीं पड़ेगी। तो ये एक छोटी सी घटना होती है, और उस छोटी सी घटना को एग्जामिनेशन के पर्पस से पीटी, मेंस और इंटरव्यू के लेवल पर हमें कैसे यूटिलाइज करना है, करंट अफेयर्स ऐसे ही पढ़ा जाता है। ये नहीं कि आज इनको पुरस्कार मिला या ये ऐसी घटना हो गई। वन लाइनर फैक्ट पढ़ने की जो एक आदत डाली गई है इस मार्केट में या इस तैयारी करने के एटमॉस्फेयर में, वो बहुत डेंजरस है और वो बहुत एक तरह से कहिए कि अनयूजफुल है स्टूडेंट्स के लिए। तो आप कोई भी घटना पढ़ें तो उस घटना के सारे एस्पेक्ट्स को जानें कि पीटी, मेंस और एसए और इंटरव्यू लेवल पर हमें इस टॉपिक से क्या पढ़ना है। अब दूसरी घटना को देखते हैं। एक छोटा सा टॉपिक आया, करेंसी मैनिपुलेशन। ये भी दोनों अखबारों में कवर किया गया। सबसे पहले हम जानते हैं कि करेंसी मैनिपुलेशन होता क्या है, मैनिपुलेटर्स। तो यूएस ने
इंडियन करेंसी को फिर से कहा कि आप फॉरेन एक्सचेंज में इधर उधर काम करते हैं, इसलिए हम आपको एक निगरानी सूची में डाल देते हैं। इट मींस अमेरिका जैसे देश ने इंडियन करेंसी को फॉरेन एक्सचेंज के एक्टिविटी में एक तरह से संदिग्ध पाया या फिर क्वेश्चनेबल उठा करके एक लिस्ट में डाल दिया कि अब हम इनके ऊपर निगरानी रखेंगे। ये कब किया? इसके पहले 2018 में, 2019 में भी रखा गया था कि आप इधर उधर कर सकते हैं, याद करिए नोटबंदी वाला टाइम, लेकिन फिर उसे हटा लिया गया था। ये तीसरी बार इनको डाला गया है। फिर उसके बाद देखिए क्या असर होता है। तो किसी भी कंट्री के करेंसी मैनिपुलेटर लिस्ट में अगर आप लिस्टेड करते हैं तो उसके ऊपर बैन नहीं लगता, लेकिन अगर उसको लिस्टेड कर देंगे तो उसके ग्लोबल मार्केट सिस्टम के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, अर्थात उसका इंपॉर्टेंस कम होता है। जैसे मान लीजिए किसी को कह दिया जाए कि ये क्राइम कर सकते हैं तो खुद ही सस्पेक्टेड हो गए, तो उनकी क्रेडिट कम हो गई। किसी को कह दिया जाए कि ये हीरो हैं, इनकी फिल्म फ्लॉप हो सकती है, तो ऑटोमेटिकली उनका क्रेडिट कम हो गया, कंट्रोवर्सी में आ गए, तो ऑटोमेटिकली उनका क्रेडिट जब कम हो जाएगा तो उनकी यूटिलिटी घट जाएगी, और जब घट जाएगी तो उनके मार्केट के ऊपर असर पड़ेगा। तो यहां भी ऐसे ही हुआ, अमेरिका के द्वारा भारत को उस लिस्ट में डाल दिया गया, इससे भारत का क्रेडिट कम हो सकता है। आप नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि यूएस गवर्नमेंट ने इस प्रोसेस को जो यूटिलाइज किया है उसके पीछे कारण क्या है। जैसे मान लीजिए $1 बराबर 70 रुपए, तो यूएस गवर्नमेंट कहती है कि भाई आप जान, अब जो ये करेंसी लिस्ट में डाला गया है उसका असर क्या पड़ेगा, कैसे पड़ेगा, उनके बारे में थोड़ा सा जानिए। अमेरिका ने किस बेस पर इसको कहा है कि भाई आप अपने करेंसी को डॉलर के पैरेलल ऊपर नीचे कर लेते हैं। सपोज करिए $1 बराबर 70 रुपए, तो अब सरकार या तो 70 के ऊपर कर लेंगे, 70 के नीचे कर लेंगे। तो इसी आरोप के बेस पर यह लिस्ट में डाला गया है। तो छोटी सी घटना है, अब चूंकि कवर किया गया तो उनके बारे में और बातें कर सकते हैं। अब करेंसी जो मैनिपुलेटर होता है, किसी भी नेशन को अगर इन्वॉल्व किया जाता है तो 3 मेजर्स जो एक तरह से कहिए क्राइटेरिया रखा जाता है उनके ऊपर। क्या कि यूएस के साथ जो ट्रेड होगा उसमें $20 बिलियन, अब ये आंकड़ा याद रखिएगा, के ऊपर उनका ट्रेड होना चाहिए। दूसरा, वो जो ट्रेड हो रही है और उसमें जो ये थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो रही है, अगर वो गड़बड़ी की मात्रा अबव 2% है तो ये चीजें लिस्टेड हो सकती हैं। दूसरा एक शब्द है कैड, चालू खाता घाटा। अब ये थोड़ा टेक्निकल वर्ड है, इकोनॉमी का वर्ड है, आगे इसकी चर्चा करेंगे। तो उस कैड से रिलेटेड भी कुछ नॉर्म्स हैं। क्या? तो कैड की लिमिट 2% रखी गई है। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है टॉपिक, तो बस ये तीसरा नॉर्म्स है, ठीक है। और ये तीनों नॉर्म्स इंडिया पे लागू होता है, तो इस वजह से अमेरिका ने एक इंडिया को इस करेंसी मैनिपुलेटर लिस्ट में रख दिया। तो आपसे सिर्फ इतना पूछे जाएगा पीटी के लेवल पर कि करेंसी मैनिपुलेटर क्या होता है, उसको थोड़ा डिफाइन करना होगा, या फिर कैड का आंकड़ा कि किसी भी देश का चालू खाता घाटा कितना होना चाहिए उस बेस पर रखा जाता है, या फिर कई अन्य और चीजें। लेकिन मैक्सिमम जो संभावना है वो आपसे यही पूछेंगे कि करेंसी मैनिपुलेटर्स क्या होता है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जिसको हमने कवर किया। अब दूसरी घटना को देखते हैं, डीआरडीओ की एक्टिविटीज के बारे में देखते हैं। द इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू में यह एक तरह से दिसंबर में खूब कवर किया गया था। क्या है? इसी में एक शब्द का यूज हुआ IMSAS। तो जो ये साइंस के जो छोटे छोटे सवाल आपसे पूछे जाते हैं ना एग्जाम में, वो यही है। तो IMSAS, इंडियन मैरीटाइम सिचुएशनल अवेयरनेस सिस्टम, एक तो इनका फुल फॉर्म है जो आपको जानना होगा। यह एक प्रकार का क्या है? तो भाई ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। यह किससे है?
तो यह एक तरह से कहा जाए कि यह मैरिन या इंडियन नेवी से है। और यह किस काम के लिए है? तो इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर सिस्टम है। ठीक है, तो पहला फैक्ट ये है, दूसरा फैक्ट ये है। मतलब ये किस चीज से रिलेटेड है? सीधे आपसे यही पूछ सकते हैं, या ये ऐसे पूछ सकते हैं यह किससे रिलेटेड है। तीसरा पॉइंट्स को देखें, क्या है? सॉफ्टवेयर के बाद यह इंडियन नेवी को या इंडियन मैरिन को एक ग्लोबल सी एरिया में जो कुछ भी डिस्क्रिप्शन है, जो कुछ भी अन्य और चीजें हैं, उसके डेटा मिलेगा ताकि उसका एनालिसिस कर सके। ध्यान रखिएगा, इसका यूटिलाइजेशन एक तरह से सिक्योरिटी पर्पस के लिए किया जाएगा और उसका यह एनालिसिस करने में यूटिलाइज होगा। ठीक है, तो सिंपल सा सवाल पूछेगा आपसे एग्जाम में, क्या कि इसका फुल फॉर्म और इसका क्या एक तरह से लक्ष्य है और इसका क्या योगदान है। यहां पर सवाल सिर्फ पीटी से बनेगा, मेन से सवाल बनने की संभावना नहीं है। और इस दिन अगर आपका इंटरव्यू होगा तो हो सकता है न्यूज़पेपर में ये वर्ड आए तो आपसे इंटरव्यू में 2 लाइन के लिए पूछ ले कि भाई इसके बारे में आप जानते हैं क्या है ये चीज। ठीक है, तो एक छोटा सा टॉपिक खत्म हुआ। अब दूसरे टॉपिक्स को देखें। ये एक हिंदू में कवर किया गया एक विशेष प्रकार की मिसाइल है। अब ASTRAMKI मिसाइल, अब ये थोड़ा सा इसके बारे में हम जानते हैं, क्या जानते हैं या जानने की कोशिश करते हैं, क्या जानने की कोशिश करते हैं। यह पहला बियॉन्ड विजुअल रेंज हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। क्या यह पहले भारत का स्वदेश में निर्मित प्रथम बियॉन्ड विजुअल रेंज हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल। यह एक लड़ाकू विमान पर सेट किया जाएगा और इसको सुपरसोनिक विमानों को भी निशाना लगाकर खत्म किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, इस मिसाइल की रेंज 17 किलोमीटर से अधिक है, मतलब 70 किलोमीटर तक यह निशाना लगा सकता है और इसकी स्पीड 5555 किलोमीटर है। इट मींस यह एक बियॉन्ड विजुअल रेंज की मिसाइल है। दूसरा, यह एयर टू एयर है। तीसरा, इससे सुपरसोनिक मिसाइलों को भी निशाना बनाया जा सकता है और यह 70 किलोमीटर तक अटैक कर सकता है और इसकी स्पीड इतने मैके है, माफ करें, इसकी स्पीड 555 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से है। चाहे मैके में भी आप कंक्लूड कर सकते हैं या किसी भी स्पीड की जो भी वेलोसिटी है। तो ये इसकी एक विशेषता है। आपसे बस इतना ही पूछेगा कि ये ASTRAMKI मिसाइल जो चर्चे में है वो क्या है। तो यही 4 फैक्ट हैं जो आपको जानने हैं। क्या जानने हैं? तो इससे रिलेटेड जो फैक्ट है मैंने आपको बता दिया। अब जो पीटी लेवल के इस सवाल के बाद से दूसरा एक शब्द और भी लगातार अखबारों में न्यूज़पेपर में यूज हुआ, बॉस। अब बॉस का फुल फॉर्म आपसे पूछते हैं तो बॉर्डर सर्विलांस सिस्टम। तो बॉर्डर सर्विलांस सिस्टम क्या है उसी के बारे में बात करते हैं। ये बॉर्डर जो सर्विलांस सिस्टम है किसी भी प्रकार के एटमॉस्फेयर में इलेक्ट्रॉनिक्स वे के रूप में ये एक तरह से उसमें निगरानी का काम करेंगे, सर्विलांस का काम करेंगे। जो भी डिस्टेंस वाले इलाके हैं जहां पहाड़ी है, बर्फीले शून्य है इलाके हैं, उनके टेम्परेचर में जो भी घुसपैठ होती है, इंटरफेरेंस होता है, उसको वो ऑब्जॉर्व कर सकते हैं। इसको डेवलप किया डीआरडीओ ने। तो पहला जो आपका सवाल बन सकता है वो यही बन सकता है कि बॉस का फुल फॉर्म क्या है, दूसरा एरिया क्या है और तीसरा इसको डेवलप किसने किया। तो ये ऑल वेदर को कवर कर सकते हैं और इसको डीआरडीओ ने डेवलप किया। यही 2 फैक्ट हैं जो आपको जाननी है। तीसरा, इसको कहां लगाया गया है। तो इसको डिफेंस मिनिस्ट्री में
द्वारा डेवलप किया गया है। और ये जो बॉस सिस्टम है ये चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर पे लगाया गया है, ठीक है। और इसमें विशेष प्रकार के 6 एलिमेंट्स या चेतावनी प्रणाली लगाई गई है, जो इनका काम होगा क्या कि वो ऑब्जर्व करते रहें कि कहां पर घुसपैठ हो रही है और उस चीज को रोक सके या उनके बारे में जो इंफॉर्मेशन दे दे। अभी आपने सुना होगा कि लद्दाख के गलवान वैली में जो झगड़े हुए चीन और भारत के बीच में, उनका एक कारण यह भी था कि भारत ने वहां पर ये बॉस सिस्टम को लगाया और चाइना ने आपत्ति की कि आप यहाँ क्यों लगा रहे। तो भाई पूरा बॉर्डर है, 24 घंटा तो आर्मी के जवान रहेंगे नहीं, तिब्बत पुलिस फोर्स रहेगी नहीं, भारत तिब्बत सीमा पुलिस फोर्स, तो उनको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो इसी चीज को रोकने के लिए वहां एक सर्विलांस सिस्टम भी लगाया गया। आगे देखिए, अब 2-3 और भी चीजें हैं कि इस सिस्टम के अलावा और क्या सिचुएशंस है उसके बारे में जानना है। एट प्रेजेंट ड्यूरेशन में इंडियन एयरफोर्स के पास इजराइल का बना हुआ 3 टाइप्स अवकाश कह रहे हैं या अवसाक्स फाइटर प्लेन है, वो एक तरह से एयरक्राफ्ट है और उसकी रेंज 400 किलोमीटर है। इनके अतिरिक्त 2 अन्य और भी हैं जो भारत ने अपने लेवल पर डिजाइन किया है, उसका नाम नेत्र है, ठीक है। तो जो 3 फैक्ट हैं आपको जानना है कि एक चीज जिसकी टेस्टिंग हुई बॉस, दूसरा ये सवाल आपके पेपर में आ चुका है, अवसाक्स विमान किस देश की सहायता से बनाया गया या भारत में लिया गया उनके बारे में, और जो एक नेत्र है उनका रेंज क्या है, ठीक है। तो ये 2 फैक्ट हैं जो आपको जानने हैं एग्जाम के लेवल पर। ये रेंज के बारे में, अवसाक्स का रेंज इतना है, नेत्र का रेंज इतना है। तीसरा फैक्ट है MRSAM मिसाइल, ये भी न्यूज़पेपर में आया। अब उसका फुल फॉर्म जो एग्जाम में दे देते हैं, क्या MRSAM का फुल फॉर्म बताइए, तो मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। पहला क्वेश्चन आपका यही बन सकता है क्या कि MRSAM मिसाइल क्या है या किस तरह का है। दूसरा, इसको किसने डेवलप किया है, तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। किसने किया है, किसकी सहायता से किया, हेल्प ऑफ इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री, मतलब इजराइल की सहायता से भारतीय रक्षा या डिफेंस सेक्टर के इस ऑर्गेनाइजेशन ने इस चीज को बनाया और आर्मी ने इस चीज को सक्सेसफुली टेस्ट भी कर लिया है, ठीक है। अब आर्मी वर्जन एक तरह से एक कमांड एंड कंट्रोल पोस्ट, मल्टीफिकेशन, रडार या मोबाइल लॉन्चर सिस्टम, जो भी आप कहना चाहें, ये इसकी कुछ क्वालिटी है। और दूसरा जो इसकी फैक्ट है जो आपको जानना है, इसकी स्पीड कितनी है, तो 2 मैक है। जो दूसरा फैक्ट है वो यही जानना है क्या कि यह किस देश की सहायता से बनाया गया है, तो भाई इजराइल की सहायता से बनाया गया है, ठीक है। किसने बनाया, DRDO। अब ये फैक्ट सब लोग जानते हैं। और फिर इसकी स्पीड कितनी है, ठीक है। 70 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है, मतलब 70 किलोमीटर दूर तक यह मार सकते हैं। तो इस स्थिति के बारे में थोड़ी बहुत ये चीजें हैं जो आपको जाननी है। नेक्स्ट टॉपिक्स पर आए, आकाश मिसाइल को एक्सपोर्ट करने की बात कही गई है, ये भी हिंदू में और कवर किया गया, प्राप्त न्यूज है जो आपको जाननी है। कैबिनेट अप्रूव किए हैं एक्सपोर्ट ऑफ इंडोजिनस डेवलप्ड आकाश मिसाइल सिस्टम टू फ्रेंडली फॉरेन कंट्री, मतलब भारत सरकार ने कुछ अपने सहयोगी देशों को आकाश मिसाइल बेचने की बात कही की गई है। क्या कही गई है, अब आकाश के बारे में थोड़ा सा जानिए कि यह सरफेस से एयर मिसाइल है, इसकी रेंज 25 किलोमीटर है और यह इंडियन आर्म फोर्स में यूटिलाइज हो रहा है। कब से, 2014 में, और इंडियन आर्मी में 2015 में यह इंट्रोड्यूस हो चुका है। अब इस आकाश मिसाइल को बेच करके इतने बिलियन $, का एक तरह से रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है या एक तरह से प्राप्त किया जा सकता है। अब देखिए, आकाश कई बार आ चुका है एग्जाम में,
अब यहां आने की संभावना उतनी नहीं है, लेकिन आकाश से जो रिलेटेड फैक्ट हैं वो आपको जानने होंगे। तो ये आकाश से रिलेटेड फैक्ट है, ये हम जीएस में एंट्री मारे हैं और जीएस के फैक्ट को हमने यहां पर लिखा है और उसी फैक्ट को अब यहां करंट से हम जोड़ के आपको बता रहे हैं। तो एक आकाश की नॉर्मल बातें, दूसरा आकाश को कहां कहां किया जा रहा है, और तीसरा आकाश को बेच के या आकाश को मार्केट में बेच करके कितना रेवेन्यू एक तरह से गेन करने का प्लान है। तीसरा देखिए, अब इस फैक्ट को देखिए, एक शब्द है जियोपॉलिटिक्स। भाई क्या है? 9 दिसंबर 2020 से लेकर के जनवरी तक, 9 जनवरी तक, ये 1 महीने तक लगातार अखबार में चर्चा रहा। अब इसी की चर्चा करते हैं कि जियोपॉलिटिक्स क्या है। तो जो जियोपॉलिटिक्स है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो देखिए, ये न्यूज में क्यों आया? न्यूज में आया कि जो भी टेक्निकल एक्टिविटीज है उसमें जियोपॉलिटिक्स इफेक्टिव कर सकता है। एक शब्द है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G, बिग डेटा में यह यूटिलाइज हो सकता है और यह एक तरह से इन देशों के कोरिलेशन को यह प्रभावित कर रहा है। कहने का मतलब है कि जियोपॉलिटिक्स टेक्निकल एक्टिविटीज या ये कहिए कि जो भी टेक्निक है, इसको देसी भाषा में कहें तो फेसबुक, व्हाट्सएप जैसे जो कुछ भी सोशल मीडिया के इंसिडेंट हैं या उपकरण हैं या माध्यम हैं या मीडियम है, वो दो देशों के बीच के आपसी संबंधों को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। टॉपिक यही है। अब हमें यही समझना है कि टेक्नोलॉजी दो देशों के बीच के संबंधों को कैसे प्रभावित कर रहा है, इसी की बात करते हैं। तो अब न्यूज में यही है। तो भाई वो टेक्नोलॉजी कौन कौन है? तो वो टेक्नोलॉजी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो टेक्नोलॉजी है 5G, वो टेक्नोलॉजी है 5 बिग डेटा। ये एक दो देशों के बीच के या दो से ज्यादा देशों के बीचों के संबंध को प्रभावित कर रहे हैं। अब ये शब्द आ गया जियोपॉलिटिक्स। तो सबसे पहले पीटी में आएगा कि भाई जियोपॉलिटिक्स है क्या। दूसरा जो शब्द का प्रयोग किया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता, उनके बारे में जानना है। तीसरा जो वर्ड है वो है बिग डेटा, उनके बारे में जानना है। और जो चौथा जो आजकल सबसे ज्यादा चर्चे में है कि ये वर्ड क्या नाम है, व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया के जो कुछ भी हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो रूल्स रेगुलेशंस बने हैं उनके बारे में बात करें। और एक शब्द का प्रयोग किया गया है स्लिटरनेट। ये एक बिल्कुल नया शब्द है। इंटरनेट, इंफ्रानेट, इस तरह की तमाम बातें जो उभर करके आई हैं उसी तरह एक नया शब्द है। ये पीटी का क्वेश्चन है। ये 4 या 5 प्रश्न आपके पीटी के कोर्स को कवर करते हैं। अब आते हैं मेंस के बारे में। मेंस के बारे में देखिए, आपसे पूछेंगे 250 वर्ड्स में या इससे ज्यादा भी हो सकता है। क्या पूछेंगे? रिलेशनशिप बिटवीन जियोपॉलिटिक्स एंड टेक्नोलॉजी, अर्थात टेक्नोलॉजी में और जियोपॉलिटिक्स में क्या रिलेशन है। IAS 2019 और 20 में यह सवाल आया हुआ था। तो जब उसमें आ गया है तो स्टेट लेवल में ये हम नहीं कह सकते हैं कि ये नहीं आएगा। तो IAS में बहुत छोटा सवाल आया। तो अब इसके अन्य और जो भी इंसिडेंट आगे घटते जाएंगे उनसे ये जोड़ के सवाल बनते रहेंगे। तो फिर टेक्नोलॉजी किस प्रकार जियोपॉलिटिक्स को इफेक्टेड करती है, ये भी है। या फिर इंडिया का जो स्टैंडिंग करंट सिचुएशंस हैं उसके बारे में सवाल पूछ सकते हैं कि वर्तमान भू राजनीतिक प्रदेश के बारे में जो एटमॉस्फेयर है, जो सिचुएशंस है, उसके ऊपर कमेंट करें। तो ये मेंस के होंगे और स्टेट लेवल में भी पूरे सवाल बनेंगे कि भाई जियोपॉलिटिक्स क्या है, इसकी क्या उपयोगिता है, यूटिलिटी है, और इसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, और इसके बारे में अपने विचार दें। या फिर टेक्नोलॉजी दो देशों के बीच के रिलेशंस को कैसे इफेक्टेड करता है। अगर आप ध्यान दीजिए तो आज कल परसों लगातार हमारे जो संचार मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद, वो खुद कह रहे हैं कि सोशल मीडिया के लिए गाइड करेंगे, सोशल मीडिया के लिए गाइडलाइन आएगी और सोशल मीडिया भारत में सिक्योरिटी
के नाम पर कई ऐसी एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है जो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रहे हैं। कुल मिलाकर के ये डाटा चोरी कर रहे हैं और उस डाटा चोरी को मार्केट में बेच भी सकते हैं। तो ये टॉपिक है और इस टॉपिक से कैसे भी सवाल बन सकते हैं मेंस में। अब बात करते हैं पीटी में। तो पीटी से जो भी सवाल आते हैं वो जो वर्ड होते हैं उनके बारे में, और जो टेक्निकल वर्ड होते हैं उनके बारे में, या फिर जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है उनके बारे में। अब जो मेंस के सवाल आएंगे, तो मेंस के सवाल पूरा का पूरा गवर्नमेंट पॉलिसी पर आएगा। वर्ड की संभावना थोड़ी कम है, ठीक है। और फिर इंटरव्यू में अगर आपका पॉलिटिकल साइंस है तो आपसे पूछ सकते हैं इसके बारे में भी और इसके बारे में। हो सकता है कि जिस तरह 2020 में आईएएस में पूछा गया कि टेक्नोलॉजी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, उसी तरह अब आगे भी संभावना बनेगी। जैसे आजकल सोशल मीडिया के द्वारा हमारा पूरा का पूरा देश का मूल अधिकार या देश के नागरिकों के मूल अधिकार इफेक्टेड हो रहे हैं। डाटा चोरी की भी बातें आ रही हैं, सिक्योरिटी की भी बातें आ रहे हैं। तो पूरे का पूरा चांस है कि इस बार के पीटी में और मेंस में दोनों से ये सवाल बने। तो ये 3 टॉपिक हम लोगों ने आज के इस छोटे से क्लास में कवर किया। उम्मीद है आपको पीटी, मेंस और इंटरव्यू के सारे लिंक समझ में आ गए होंगे। हम अपनी क्लास आगे भी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन जो सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वो यही है कि ज़्यादातर लोग फैक्ट को रटते हैं, छोटे छोटे चीज़ों को अंडरलाइन करके रटते हैं। उनका सिग्निफिकेंस, उनका महत्व, उनको लिंक करना पीटी, मेंस और इंटरव्यू से ये नहीं हो पाता। तो हमारी जो कोशिश रहेगी, आपको एक तो चीज़ों को बताऊं, दूसरा पीडीएफ भी दूं और तीसरा इसका टेस्ट भी लूं। तो अगर आप चाहें तो टेस्ट में भी जुड़ सकते हैं, या चाहें तो आप सिर्फ लाइव क्लास को लेकर के भी देख सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी जो हमने आपसे शेयर की है। उम्मीद है सारी बातें आपको थोड़ी बहुत समस्याओं के साथ समझ में आ गई होंगी या पूरी बातें समझ में आई होंगी। अब अगली क्लास में हम इसको आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। थैंक यू।